check the mic and make sure it sound right, boys. नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज इंडिया में पॉर्न इलीगल है, लेकिन फिर भी इंडिया टॉप 3 पॉर्न कंज्यूमिंग कंट्रीज में आता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे? अगर इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कौन बना रहा है ये कंटेंट? कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और पैसे कौन बना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पॉर्न बच्चों के मोबाइल तक कैसे पहुंच रही है? इन सब चीज़ों के बारे में ही हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे कैसे इंडिया में पॉर्न इंडस्ट्री फल फूल रही है डिस्पाइट बीइंग अ ब्लैंकेट ओवरऑल बैन ऑन पॉर्न। कैसे हो रहा है? ऐसा नहीं है कि इंडिया में पॉर्न कोई नई चीज़ है। इनफैक्ट हम लोग चलते हैं कुछ साल पहले, अराउंड 1980s के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशंस या फिर कोई ठेले पे छोटे मोटे बुक शॉप्स, वहाँ पर एक किताब खरीदते थे जो लोगों को मिलती थी। उसका नाम था मस्त राम की कहानियाँ। ये साला मस्त राम कौन था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसमें पॉर्न स्टोरीज रहती थी, किसी किसी में फ़ोटोज़ भी रहते थे। ऑफिशियल इंडस्ट्री नहीं थी, हैंड टू हैंड सर्कुलेट होता था, अनऑर्गेनाइज्ड था, लेकिन इस तरह से काम चल रहा था। फिर एक बहुत बड़ी घटना हुई 2001 में। कुछ लीक्ड एमएमएस, आपने सुना होगा कि एमएमएस आया जब ये शायद जी तो नहीं जानती मेरे ख्याल से, लेकिन मिलेनियल्स ज़रूर जानते हैं कि एमएमएस लीक एक बहुत कॉमन था जब मोबाइल अपने अर्ली स्टेज में था। तो ये एमएमएस जो है सर्कुलेट होती थी डीवीडीज के थ्रू, सीडीज के थ्रू, लोगों के फ़ोन में आती थी, जो भी उस समय टेक्नोलॉजी। तो इससे ये साबित होता है कि लोगों में डिमांड हमेशा थी, बस सप्लाई नहीं थी, सर्कुलेशन नहीं था। 2016 के बाद एक आंधी आई, इंटरनेट स्पीड। जियो ने ऑलमोस्ट इंटरनेट को फ्री कर दिया, फास्ट स्पीड, नो कॉस्ट, और छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर इंसान के हाथ में मोबाइल आ गया और अनलिमिटेड डेटा। वो कुछ भी जो है देख सकते थे, कुछ भी एक्सेस कर सकते थे। लॉकडाउन के दौरान इंडिया टॉप पॉर्न कंज्यूमिंग कंट्रीज में आ गया। लोगों के पास काम नहीं था, घर में बैठे हुए थे। तो 2016 के बाद चेंज ये हुआ कि ये बच्चों के हाथ में आ गया। छोटे छोटे बच्चे जो है पॉर्न देखना शुरू कर दिया। मैक्सिमम कंजप्शन जो था वो मोबाइल से था, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में। यहीं से सफ़र शुरू होता है अनऑर्गेनाइज से, कैसे इंडियन पॉर्न इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हुई। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में पॉर्न में ब्लैंकेट बैन है, कोई रजिस्टर्ड स्टूडियोज़ नहीं है, कोई लीगल प्रोड्यूसर नहीं है, कोई पब्लिक बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है। कैसे हो रहा है? नॉन मेट्रो एरियाज़ में स्मॉल रूम्स, रेंटल अपार्टमेंट्स, फेक आईडीज़, शूटिंग, इसकी होस्टिंग हो रही है। कैसे? वीपीएन सर्वर्स पे, फॉरेन सर्वर्स पे, मिरर वेबसाइट्स पे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? टेलीग्राम चैनल्स, फेसबुक लिंक्स, इंस्टाग्राम लिंक्स। ये कोई बॉलीवुड जैसा इंडस्ट्री नहीं है, ये एक स्टार्टअप स्टाइल डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। इसके बाद उदय हुआ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, लोग नेटफ्लिक्स। शिल्पा शेट्टी के पति और जाने माने बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर अश्लील कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का केस चल रहा है वगैरह में काफी बिजी हो गया, लेकिन ओटीटी ने पॉर्न को एक फ्री हैंड दे दिया। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग जो सॉफ्ट पॉर्न बनाते थे, लेकिन उनको कोई मीडियम नहीं मिल रहा था, अब उनको ओटीटी मिल चुका था। आपने देखा होगा उल्लू, इवन बड़े बड़े नेम लाइक ऑल्ट बालाजी। बस ऐसा बनती है फिल्म। फिर उसके बाद आता है जो अनसेंसर्ड होता है। अनसेंसर्ड में क्या होता है, आप फुल न्यूड हो सकते हो पर आपके प्राइवेट पार्ट्स दिखाएंगे नहीं। ठीक है, सिर्फ एक ऐसे सजेशन रहेगा, दूर से शावर में खड़े हैं दो इंसान नंगे, बट उसमें भी रियल कुछ अंदर नहीं जाता, सिर्फ दिखता है न्यूड है, पर न्यूड होते हैं हम लोग। और जो हम बाहर जाके शूट करते हैं, जो XXX जो भी आप बोलते हो, वो तो उसमें क्या है, जो है वही है, उसमें कुछ छुपा नहीं सकते, सब दिखाना पड़ता है। सर अभी आप ये सब
डायरेक्ट पॉर्न नहीं बना रहे थे, ये इरोटिका बना रहे थे, लेकिन विच वॉज इजिली अवेलेबल टू एवरीवन, इवन चिल्ड्रन। ये लोग इरोटिका स्टोरी टेलिंग के नाम पे बाउंड्रीज को पुश करने लगे, गवर्नमेंट एक्शन पे आई, मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स इन लोगों ने बैन किया, रीजन ऑब्सीन एंड वल्गर कंटेंट, नो एज वेरिफिकेशन। प्रॉब्लम ये थी कि ये ऐप्स बच्चे भी डाउनलोड कर सकते। इसको कहते हैं सोशल मीडिया फेनोमेनन। अब ये क्या है? इनोसेंट रील, बच्चे स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स आ रही है, रील्स देख रहे हैं, रील्स में सजेस्टिव कैप्शंस आते हैं या लिंक्स, वो लिंक को क्लिक करते हैं, टेलीग्राम का कोई ग्रुप मिल जाता है, यहाँ से वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं गूगल का या अकाउंट। तो ये है इंस्टाग्राम या फेसबुक को फोन नहीं दिखाता, लेकिन वो इनडायरेक्ट एक मीडियम बन रहा है जहां पर बच्चे फोन देख सकते। दुनिया में एज वेरिफिकेशन जो क्वेश्चन आएगा, आर यू 18? यस, बस हो गया, कोई आईडी नहीं, कुछ नहीं, बस यही प्रोसेस है। इसका रीजन क्या है बच्चों के तक फोन पहुंचने? नो पैरेंटल कंट्रोल्स या सिंगल फैमिली, एल्गोरिदम, क्यूरियोसिटी लूप, जीरो सेक्स एजुकेशन। इसका इम्पैक्ट सिर्फ मोरालिटी पे नहीं, साइकोलॉजी पे भी। सच ये है कि इंडिया में कोई एक बिल्डर नहीं, ये सिस्टम चल रहा है क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं। इससे बेनिफिट कौन करता है? फॉरेन प्लेटफॉर्म्स, पेमेंट गेटवेज, शैडो क्रिएटर्स। सबसे बड़ा प्राइस कौन पे करेगा? फैमिलीज, बच्चे जिनका अपब्रिंगिंग जो है ये वल्गर और वाहियात कंटेंट देख के शुरू हो गया। स्क्रिप्ट मिलती है हमें, 10 मिनट पहले दे देते हैं, 10-15 मिनट की मूवी होती है, तो वहाँ हमें सीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और ज़्यादा पब्लिक भी नहीं होती, गिने चुने 5-6 लोग होते हैं वहाँ पे। कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी कहीं हरिद्वार वगैरह काफ़ी शूट किया हुआ है मैंने। कम से कम नहीं, मैंने 3-3.5 हज़ार मूवी कर रखी है यूट्यूब की। पहले मैं भोजपुरी गाने, हिंदी वगैरह, आइटम सॉन्ग, ये सब चलता रहता था, भक्ति गाने वगैरह। उसी बीच में फिल्मों का ऑफ़र आया कि परी फिल्म करना है ऐसे ऐसे, तो मैंने उनसे पूछा किस टाइप की करना है। उनने कही आप आइटम सॉन्ग करते हो तो ये करने में कोई। ये वीडियो मैंने फोन के फेवर में ही अगेंस्ट नहीं दी, ये वीडियो सिर्फ सच के फेवर में, क्योंकि जब तक हम सिस्टम को समझेंगे तब तक हम सिर्फ सिम्टम्स पे लड़ते हैं। अब तक मैंने आपको सिर्फ एक डार्क पिक्चर दिखाया, लेकिन हर एक्सपोजे का एक मकसद होता है, सिर्फ डर दिखाना नहीं, रास्ता नहीं। सबसे पहले अनकंफर्टेबल सच आना, फोन को या इंटरनेट को खत्म नहीं किया जाए, लेकिन डैमेज कंट्रोल जरूर किया जाए। गवर्नमेंट का काम सिर्फ वेबसाइट्स को बैन करना नहीं है, क्योंकि बैन करने के बाद 24 घंटे के अंदर कोई भी मिरर वेबसाइट्स बना सकते हैं। सिर्फ आर यू 18 पूछना नहीं है। क्या कर सकते हैं? OTT बेस्ड एज वेरिफिकेशन होनी चाहिए, पेरेंटल लिंक आईडी सिस्टम होना चाहिए, खास करके OTT और एडल्ट प्लेटफॉर्म पे ये मैंडेटरी होना चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसे जो वेबसाइट्स हैं, ये सिर्फ न्यूट्रल नेम पे नहीं कर सकते, भाई हमें काम कर सकते हैं, की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इनका एल्गोरिदम रास्ता दिखा रहा है तो जिम्मेदारी भी नहीं लेनी चाहिए। दिस कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ गवर्नमेंट, दे कैन रेगुलेट। इंडिया में सेक्स एजुकेशन का मतलब आज भी लोग इसे टैबू मानते हैं। बच्चे इंटरनेट से सीखते हैं और इंटरनेट पे टीचर नहीं। स्कूल का काम सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ाना नहीं है। आज के डेट में बहुत जरूरी है कि डिजिटल बिहेवियर का एक डिफरेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। हम पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन क्यूरियोसिटी वर्सेस एडिक्शन, रियल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम होम, सेंट एंड रिस्पेक्ट, स्क्रीन बाउंड्रीज। गवर्नमेंट पॉलिसी से पहले घर के एनवायरनमेंट बहुत नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन नहीं, साइंस, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ भी बात नहीं। यहाँ पे जरूरी है कि पेरेंट्स बैठ के अपने बच्चों से बात करें कि वर्चुअल वर्ल्ड है क्या, डिजिटल वर्ल्ड है। फोन छीन लेना कोई सोल्यूशन नहीं, फोन दूसरे से मिल सकते। सोल्यूशन है समझाना, डराना नहीं। मैं कुछ
एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट यूजर प्रोफाइल्स बनाइए, पेरेंट कंट्रोल एप्स का यूज जरूर कीजिए, स्क्रीन फ्री आवर्स, फोन बेडरूम से बाहर, बेडरूम में फोन नहीं, ओपन कन्वर्सेशंस को जो है इनकरेज कीजिए। बच्चों को 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है, फोन एजुकेशन नहीं होता, फोन रियलिटी भी नहीं होता, फोन रिलेशनशिप भी नहीं होता। वीडियो फोन के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो सिर्फ ब्लाइंड कंजप्शन करता है। व्हाई? बिकॉज young children who have impressionable minds, वो बहुत जल्दी चीजों को कैच करते हैं। उनका माइंड जहाँ प्रोडक्टिविटी में यूज होना चाहिए वो इन तरह की बेकार चीजों में यूज होता है। हमने इस पे बात नहीं की तो हमारे बच्चों के पास फ्यूचर में कुछ नहीं रहेगा। अगर आप पेरेंट्स हो, टीचर हो या सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह से मुझे प्रोत्साहित कीजिए, इनकरेज कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।